इंडिया में जिस तरह से इथेनॉल को लेकर के एक बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है, अभी के हिसाब से 50-50% आई। इस आधार पे हम बोलेंगे प्रॉफिटेबल, इस आधार पे बोलेंगे हम कि ये लॉस है। तो जहां बात इथेनॉल के बारे में हो रही थी, हम इसके फाइनल डिसाइडिंग मोड पे अब आ चुके हैं। कुछ डिटेल्स हम देखेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे कि क्या इथेनॉल हमारे देश के लिए या हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे यूज के लिए अच्छा है। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है भारत में बची खलबली का कारण क्या। इथेनॉल। इथेनॉल आखिर हमारी गाड़ियों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए या हमारे पॉकेट के लिए कितना खतरनाक है या कितना है हेल्पफुल, ये दोनों चीजों को हम लोग जानेंगे और हर छोटी बड़ी डिटेल्स को समझेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले यहां पर बात हो रही है इथेनॉल, जो कि इंडिया में इथेनॉल मैटर अभी चल रहा है, इथेनॉल को लेकर के क्राइसिस चल रही है, लोगों में हंगामा मचा हुआ है। आखिर इसका क्या इंपैक्ट है? कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि ये बहुत अच्छा है, कुछ सोच रहे हैं कि ये बहुत बुरा है। आखिर है क्या ये, टोटल मैटर क्या है, इसको हम लोग डिकोड और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये ऐसे तो बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ एनर्जी माना जा रहा है, सस्टेनेबल फ्यूल के फॉर्म में। सस्टेनेबल उसको बोलते हैं जिसमें कि भविष्य का आप सोचें, भविष्य के बारे में सोचें, आने वाले जनरेशन के बारे में सोचें और अभी के अपने एनर्जी को, अभी के अपने फ्यूल को बहुत कम करके यूज करें। तो आखिर ये जब इतना सस्टेनेबल है और इतना स्ट्रॉन्गर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रॉब्लम्स कहां आ रही है और क्राइसिस कहां कहां ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसको जानने के पहले ये हम लोग देख लेते हैं बेनिफिट ऑफ इथेनॉल। ठीक है, ये पॉल्यूशन रिड्यूस करता है, अगर प्रॉपर तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाए तो एनर्जी सिक्योरिटी आपके देश में बढ़ाता है। दैट मीन्स कि आपको दूसरे देशों के ऊपर एनर्जी को लेकर के डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, आप खुद ही एनर्जी सफिशियंट हो जाएंगे और एनर्जी क्राइसिस आपके यहां खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर फार्मर सपोर्ट, ये फार्मर को कैसे सपोर्ट करता है? कुछ मैटर्स में जो डैमेज्ड क्रॉप्स है, जो यूजलेस हो चुका, जो मार्केट में बिक नहीं रहा है, वो भी परचेस कर करके यहां प्लांट में इसका यूज करके इथेनॉल बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ये मदद करता है, कंट्री के इकोनॉमी को बूम करने में। और अगर सही इंप्लीमेंटेशन और सही पॉलिसी बनाई जाए तो इससे फायदा भी हो सकता है और सबसे लास्ट में ये क्लीनर फ्यूल के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये प्रोग्राम लॉन्च होता है 2003-4 में, किस नाम से? ईबीपी के नाम से। ईबीपी का फुल फॉर्म क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? मिक्स करना, इथेनॉल को मिक्स करना किस चीज में? पेट्रोलियम में। ठीक है, अभी जो आप सुनते हैं E20 के बारे में या E30, E40, E80 जितना भी आप बढ़ाते जाए, तो ये क्या दिखाता है? इथेनॉल का परसेंट, कि कितना परसेंट पेट्रोलियम में इथेनॉल मिला है। से फॉर एग्जांपल E20 की अगर बात करें तो E20 में कितना परसेंट मिला है? 20% मिला हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से इसके परसेंटेज को बढ़ाते जाते हैं और इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ता जाता है और पेट्रोलियम का परसेंटेज घटता जाता है, जिसकी वजह से आपको दूसरे देशों के ऊपर, भारत को दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और ये इंडिया जो है इस ब्लेंडिंग प्रोग्राम में वर्ल्ड का की सबसे बड़ी कंट्रियों में एक है और यहां पर इथेनॉल प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि अभी हमने अचीव किया 2023-24 में 15.85%। ठीक है, और इसको हमें बढ़ा करके और आगे ले जाना है, जो कि हमारा 2025-26 का हमारा टारगेट क्या है? 20% इसको पहुंचाने का। जो अभी 15% है, 15.85 पिछले ईयर्स में था, वो हमें 2025-26 में गवर्नमेंट को पहुंचाने का टारगेट कितना है? 20% तक। ठीक है, ये करना तो अभी तक बहुत पॉजिटिव लग रहा है। वीडियो के इस पार्ट तक आपको ये बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब इसका दूसरा पहलू और जब इसका दूसरे पॉइंट्स को समझेंगे, तब हमें यह बैलेंस करके समझना जरूरी होगा कि क्या यह पॉजिटिव एनर्जी है या यह नेगेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है। देखिए, अब इसके नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं। दोनों पहलू के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो जब बात हम फूड की कर रहे हैं, तो इससे जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर पानी का कितना खपत है, पानी की कितनी जरूरत है इथेनॉल को बनाने में, या पानी कितना वेस्ट हो रहा है, इस बात को हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो आगे तक बने रहें। आगे यहां पर देखें प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्स, वही जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि वाटर रिसोर्सेस के ऊपर ये कैसे एक प्रेशर बना रहा है और इंपैक्ट नेगेटिव फॉर्म में लेकर के जा रहा है। ठीक है, फिर लैंड यूज, जो लैंड आपने यूज किया यहां पर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए या फिर क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वहां पर के जो फर्टिलिटी है, वहां पर का जो नमी है वो खत्म होगा, जिसकी वजह से ये सॉइल डिफॉरेस्टेशन और लॉस ऑफ कंट्रोल एंड बायोडाइवर्सिटी में चली जाएगी। ठीक है, फिर हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, ये बनाने में जितना कॉस्ट इंडिया को लग रहा है वो कई गुना ज्यादा है। उससे प्रॉफिट मार्जिन को अगर ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे हम, तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा तो होता नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह सबसे बड़ी क्या है कि इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रहा है इंडिया का। ठीक है, और इथेनॉल का जो
प्रोडक्शन प्लांट्स बनता है, वो प्लांट को अगर सही तरीके से मैनेज ना किया जाए या सही तरीके से उसमें सारे गाइडलाइंस को फॉलो ना किया जाए तो वो इतना पॉल्यूशन देगी मानो कि जितना पेट्रोलियम पहले नहीं देता था उससे कई गुना ज्यादा इथेनॉल की ये फैक्ट्री पॉल्यूशन देगी और एनवायरनमेंट को खराब करने का काम करेगी। ठीक है, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आप अभी पेट्रोलियम पैटर्न पे चल रहे हैं, ठीक है, फिर कल को आप चेंज करके इस पैटर्न को लेके चले जाएंगे जब फुल ऑन इथेनॉल पे, तो हर जगह पर इसकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, हर जगह पर उसको देने का और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रॉपर चैनल होना चाहिए। तो बहुत सारा चैलेंजेस इस एनर्जी को लेकर के है जो इसे नेगेटिव के तरफ भी दिखा रहा है। तो अभी तक हम अगर माने तो इन दोनों स्लाइड्स के अकॉर्डिंग, इन दोनों स्पेशलिटीज के अकॉर्डिंग ये 50-50 खेल अभी है, ठीक है ना। और बाकी का फुल खेल जानने के लिए आखिरी में हम लोग देखेंगे कि क्या इसका निष्कर्ष निकल रहा है, इसका कंक्लूजन क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हर छोटे बड़े पहलुओं के ऊपर ध्यान देना और सही तरीके से, चाहे वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन का मामला हो या डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो या क्रॉप को ला करके फैक्ट्री में यूटिलाइज करने का मामला हो, हर चीज के ऊपर बहुत ध्यान रखना जरूरी है, तभी जाकर के ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो अभी के हिसाब से 50-50% आई, इस आधार पे हम बोलेंगे प्रॉफिटेबल, इस आधार पे बोलेंगे हम कि ये लॉस है। दोनों चीज अभी 50-50 है। तो वीडियो के आगे अब हमें पता चलेगा कि क्या ये इथेनॉल का प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या लॉस से भरा हुआ है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे स्लाइड पर चलते हैं। तो जहां बात इथेनॉल के बारे में हो रही थी, हम इसके फाइनल डिसाइडिंग मोड पे अब आ चुके हैं। कुछ डिटेल्स हम देखेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे कि क्या इथेनॉल हमारे देश के लिए या हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे यूज के लिए अच्छा है या इसका प्रभाव बुरा है। इन दोनों चीजों को क्लियरली हम लोग मैच करेंगे और फाइनल अपने डिसीजन तक पहुंचेंगे। तो इथेनॉल के प्रोडक्शन की जब बात करेंगे हम, तो इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में, उसको उसके उत्पादन में आखिर किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो आप ऑलरेडी ये जानते हैं बहुत अच्छे से। शुगर केन से ज्यादातर इथेनॉल बनाया जा रहा है अभी हमारे देश में, और ये शुगर केन को प्रोड्यूस करने में, जिससे सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल निकल सकता हो, उसको प्रोड्यूस करने में लगभग 3600 लीटर पानी खर्च होता है। और वहीं जब बात हम दूसरे क्रॉप की करेंगे, जिस चीज से दूसरा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है इथेनॉल का, तो वो है मेज। मेज का मतलब क्या? जो भुट्टा हम खाते हैं उस चीज से भी इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो मेज में या भुट्टा में 1 लीटर इथेनॉल निकालने भर के प्रोडक्शन के लिए क्रॉप में जो पानी खर्च होता है वो 4600 लीटर के आसपास है। ठीक है, 4600 लीटर। और इस 4600 लीटर के फसल से, उस क्रॉप से सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल निकल सकता है। और तीसरा फसल जिससे इथेनॉल बनाया जा रहा है वो क्या है? राइस। 2.5 किलो से 3 किलो राइस का इस्तेमाल किया जाता है, चावल का, इथेनॉल बनाने के लिए, वो भी सिर्फ 1 लीटर। और 2.5 से 3 किलो चावल के उत्पादन में, उसके प्रोडक्शन में लगभग 10,000 लीटर के आसपास का पानी खर्च होता है। तो 10,000 लीटर पानी, उससे सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल, 10,000 लीटर पानी 2 से 2.5 किलो या 3 किलो चावल प्रोड्यूस करता है, और उस प्रोडक्शन के बाद सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल उससे एक्सट्रैक्ट होगा। तो ये कहां का जस्टिस है और ये कहां का नेचुरल केयर है या फिर ये ग्रीन फ्यूल है? ठीक है, बात अगर ओवरऑल समझे हम, तो 1 लीटर इथेनॉल के प्रोडक्शन में कई हजार लीटर पानी खर्च हो रहा है उसके क्रॉप को प्रोक्योर करने में या उसके क्रॉप को जुटाने में। ठीक है, और फिर कई अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू इन क्रॉप्स या इन फसलों के द्वारा फिर इथेनॉल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनकी फैक्ट्रीज में या उनके सेटअप में। तो इस प्रोसेस को भी हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं कि आखिर इथेनॉल का एक्सट्रैक्शन फैक्ट्रीज में होता कैसे है। सबसे पहला जब बात करेंगे तो स्टॉक, जो फूड आपने जमा किया ताकि उससे प्रोडक्शन आगे बढ़ाया जा सके, वो आपका फीड स्टॉक होता है, वो आपका मेन स्टॉक होता है, वो सबसे पहला प्रोसेस है। तो जब फर्स्ट प्रोसेस पूरा हो जाता है क्रॉप्स को जमा करने का, तो दूसरे प्रोसेस की तरफ जाते हैं, और वो दूसरा प्रोसेस क्या है? प्री ट्रीटमेंट मिलिंग। आसान भाषा में समझें तो क्रॉप को साफ सुथरा करके उस लायक बनाना जिससे आगे का प्रोडक्शन या आगे का इथेनॉल एक्सट्रैक्शन
इथेनॉल को बनाने की प्रक्रिया वो आसान हो सके और उसको आसानी से आगे बढ़ाया जा सके। तो दूसरे में क्या है, प्री मैच्योर मिलिंग, जो कि इस सेटअप में हम देखते हैं। ठीक है, जब सेकंड प्रोसेस से हम आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रोसेस की तरफ, तो थर्ड प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस है फर्मेंटेशन का। ठीक है, फर्मेंटेशन होता क्या है पहले इसे समझते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब होता है तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना। दैट मीन्स कि इन क्रॉप्स में, इन फसलों में जो एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देना, उसको तोड़ देना। ठीक है ना, ये फॉर्म होता है फर्मेंटेशन का, ये काम होता है फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन कर करके उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और फिर ये तीसरे प्रोसेस से बढ़ता है अपने चौथे और सबसे मैच्योर और इंपॉर्टेंट प्रोसेस की तरफ, जो कि क्या है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, इन एनर्जी को जो कि थर्ड फॉर्म से, या यूं कहे जो कि फर्मेंटेशन के बाद जो एनर्जी अचीव हुई या जो मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट हुआ, उसको डिस्टिलेशन में, डिस्टिलेशन प्लांट में डाल करके और ज्यादा क्लीन और रिफाइन किया जाता है, और प्रॉपर तरीके से एवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू इसे और ज्यादा क्लियर और रेडी टू यूज बनाया जाता है। और इस प्रोसेस के बाद इथेनॉल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर टेस्ट के बाद इसे यूज करने के लायक समझा जाता है, और फिर प्रॉपर चेकिंग के बाद मार्केट में इसे उतार दिया जाता है। तो इन प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको इथेनॉल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा, और फिर इथेनॉल मार्केट में आता है। तो फाइनल कंक्लूजन के पहले कि क्या इथेनॉल हमारे देश के लिए अभी सही है या उसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है, इसको समझने के लिए हमें कुछ और पहलुओं को समझना जरूरी है, कुछ और पॉइंट्स को जानना जरूरी है। और ये पॉइंट्स क्या है कि हमारे देश में जो प्रोसेस यूज हो रहा है इथेनॉल प्रोडक्शन का, वो क्या है, और एक्चुअल में पूरी दुनिया में जो इथेनॉल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो किस तरह का होता है। तो इथेनॉल एक्सट्रैक्शन का अभी दो प्रोसेस मौजूद है। वो दो प्रोसेस कौन, पहला 1G और दूसरा 2G। 1G बोलने का मतलब फर्स्ट जनरेशन प्रोसेस, और 2G बोलने का मतलब सेकंड जनरेशन प्रोसेस। और फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में जो यूज होता है इथेनॉल बनाने के लिए मटेरियल, वो प्योरली क्रॉप्स होते हैं और वो फ्रेश क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में जब फ्रेश क्रॉप्स को यूज किया जाएगा, चाहे वो शुगर केन हो, चाहे वो राइस हो, या चाहे वो भुट्टा या मेज हो, ठीक है, तो इस फ्रेश क्रॉप की आवश्यकता के लिए या इन फैक्ट्रियों में फ्रेश क्रॉप्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेतों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, और लोगों का जो खाना, जो लोग आज कंज्यूम कर रहे हैं, उन चीजों को अवेलेबल हो पाना मार्केट में फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सीधा उन क्रॉप्स को उठा करके फैक्ट्री में पहुंचा दिया जाएगा और उससे इथेनॉल प्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंडिया में अभी यूज होने वाला प्रोसेस जो है वो 1G है, फर्स्ट जनरेशन वाला है। लेकिन जब हम इसके एडवांस वर्जन को समझते हैं, जो सेकंड जनरेशन पैटर्न आता है, उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव बातें उसमें हमें नजर आती हैं इथेनॉल को लेकर के और इथेनॉल एक्सट्रैक्शन को लेकर के। सेकंड जनरेशन प्रोसेस जो कई जगह यूज हो रहा है या फिर अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि जो भी सड़ा गला क्रॉप्स है या धान या फिर क्रॉप से निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उन वेस्ट प्रोडक्ट को यूज करके इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। कई देशों में अभी 2G पर काम चल रहा है, बट हमारे इंडिया में जो प्रोसेस है वो अभी भी 1G पर अटका हुआ है। तो अगर बात 2G की करते हैं, तो 2G वाला प्रोसेस जिसमें कि खराब क्रॉप्स या गंदे क्रॉप्स या फिर क्रॉप का जो वेस्ट होता है, फसल का जो वेस्ट होता है, उससे इथेनॉल बनाया जाता है, तो वो प्रोसेस फिर भी बहुत अच्छा और प्रॉफिटेबल हो सकता है। बट अभी जब तक इंडिया में सेकेंड जनरेशन पर काम पूरा कंप्लीट नहीं कर लिया जाता है, गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा जल्दी या इतना ज्यादा फास्ट प्रोसेस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले अपने रिसर्च प्रोसेसेस को हम मजबूत करें और अपने सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करें। फिर जाकर के अगर हम इथेनॉल प्रोडक्शन में उतरते हैं, तो हमारे लिए वेस्ट ऑफ वाटर भी कम हो जाएगा, हमारे लिए प्रोडक्शन कॉस्ट भी घट जाएगा, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ये सही होगा। पर जो लास्ट इसमें बात फंसती है लोगों की गाड़ियों की। लोगों की गाड़ी जो आज पुराने मॉडल्स की है, उन मॉडल्स में E20, E40 या E80 कंपैटिबिलिटी नहीं आती है। मतलब उनके इंजन इथेनॉल को या इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनके इंजन फेलियर का या फिर उनके माइलेज कम होने की बहुत ज्यादा शिकायतें भी सामने आ रही है, और पूरे देश में हल्ला मचा है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो उस चीज को दूर करने के लिए
भी सरकार को कदम उठाने चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जनता जो पब्लिक है, जो गरीब जनता है, वो बहुत मुश्किल से और एक सपने को पूरा करने जैसा कार या गाड़ी खरीदती है अपने घरों में, और अगर उन गाड़ियों का इंजन फेल्योर हो जाए और वो गाड़ी इथेनॉल की वजह से काम करना बंद कर दें, तो ये उनके लिए बहुत घाटे का सौदा होगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के पहले प्रॉपर प्लानिंग और सही तरीके से हर चीज को एनालाइज करें, समझें, और तब जाके इथेनॉल के यूज को इंडिया में बढ़ाएं और इसके प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दें। आशा करते हैं आपको इथेनॉल, E20 और इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी पहलुओं के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, सभी बातें आपको समझ आई होंगी। और अगर सारा डाउट क्लियर हुआ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू। Watch, read, and learn with FSA Academy. Education is simply the soul of a society.